हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी बिहार। तो फ्रेंड्स, आज है आपका 8 फरवरी आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट आपका ओवर हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका मैथ का पैटर्न किस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है, तो फ्रेंड्स आपको मैं फिर से बोल चुका हूँ कि मैथ और रीजनिंग का सेम पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को अब शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है। तो यहाँ पास क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग अभी एग्जाम देके निकल रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि मैथ का पैटर्न आपका हार्ड पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पास हार्ड नहीं पूछा जा रहा है, आपका पेपर मैथ का लेंदी है। ठीक है, अब यहाँ पास लेंदी है तो क्या हो रहा है, क्या अगर आप प्रैक्टिस अच्छा से करके रखे हैं तो फिर पेपर आपको लेंदी नहीं लगने वाला है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस एकदम भी नहीं किए हैं और आप डायरेक्ट जाके एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपको तो लेंदी लगेगा ही फ्रेंड्स। इस कारण से आपको हार्ड भी लग रहा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो फ्रेंड्स आपके लिए ये पेपर ना तो हार्ड होने वाला है, ना तो आपका लेंदी होने वाला है। ठीक है, और मैं आपको बता ही रहा हूँ कि पैटर्न किस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखिए और उसी तरीके का प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप देख के एग्जाम दे के आइए, तब आपको पता चलेगा मैं क्या आपको कराता था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारा बात को आप समझते होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, सरल करें। और आप लोगों को पता है सरलीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए सरलीकरण को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन को आप देख के इससे आपको छोड़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको भी देखिए आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं रहता है। तो देखिए आप बोर्डमास रूल जानते हैं, बोर्डमास रूल में जिस तरीके से होता है बस इसी तरीके से समझते समझते कीजिएगा। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, एक भाग में आपका ये चीज बट रहा है। ठीक है, यानी ये आपका पूरा पार्ट है, एक एक अलग 125 है और ये चीज आपका पूरा अलग है। अब इसमें से भी आपका क्या है, ये भाग अलग है, ये भाग अलग है और ये आपका रूट अलग है। तो पहले काम करेंगे, रूट वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो रूट वाले में देखेंगे सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर आपका मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपका क्या है, तो अंदर में 16 गुना 16 भागा 256। तो देखिए 16 गुना 16 क्या होता है, तो 256 होता है। और 256 को किससे भाग देने बोल रहा है, तो 256 से भाग देने बोल रहा है। तो क्या आएगा मेरा, तो आपका एक आ जाएगा। ठीक है, अब एक जो आया तो एक अब किसका होगा, देखिए एक का यहाँ ब्रैकेट में दिख रहा था, तो यानी एक इससे गुना होगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए बचा मेरा क्या, तो 92 माइनस 121 और भाग 11। तो अब 11 को 121 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, तो एक 11 ही हो जाएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर ही होता है। तो क्या हो गया मेरा, 92 माइनस 11। जब आप 92 से 11 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 81 आ जाएगा। अब देखिए 81 आ गया, तो मेरा 81 रूट के अंदर में है, क्योंकि यहाँ मेरा रूट दिख रहा। तो 81 जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, तो मेरा 9 हो जाएगा। तो अब देखिए अब मेरा क्या बच गया, यहाँ पास हो गया। तो देखिए ये माइनस अलग है, इसको ये अलग रखते हैं। तो देखिए 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 7 का क्या 49। 49 और 4 कितना हो जाएगा, तो आपका 53 हो जाएगा। और यहाँ से मेरा कितना आया था, तो मेरा 9 आया था। तो इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पास आपका 9 3 12 और एक 6 एक 2। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 62। अब इसको 62 में आपका 62 को 125 से बस घटा दीजिए। तो 125 से 62 को घटा देंगे तो 5 से 2 जगह 3 और 6 से जगह 63, यानी मेरा आंसर क्या जगह 63। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आप लोग को समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से आप कोशिश कीजिएगा, आप पेन से कम और थोड़ा मुंह से कैलकुलेशन ज़्यादा करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया आपसे, दो संख्याओं को लघुत्तम संप्रवृत्य एलसीएम 48 है और उनका महत्तम संप्रवृत्य 8 है। दी गई एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूं एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आपका पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपका किस चैप्टर के अंदर आते हैं, तो आपका नंबर सिस्टम से आता है। नंबर से सिस्टम से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। एक तो आपको क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा इनमें से किससे आपका पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन, जो कि मैंने इसमें लिया भी है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, या फिर आप जो भी बोलिए क्या होता है, आपका जो पहला नंबर रहता है वो गुना होता है दूसरे नंबर से, तो वो किसका बराबर होता है, तो आपका एलसीएम का होता है। वही 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ के ही बराबर होता है गुना में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो याद रख लीजिए। 2 नंबर का जब भी आपको मिले तो 2 नंबर एक दूसरे के साथ जब गुना होता है वो किसके बराबर हो जाता है, तो वही 2 नंबर का एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको क्या बोल दिया, दी गई एक संख्या 24 है, तो आपको पहला नंबर दे दिया गया, तो 24 आपके पास है। और आपको क्या बोला, दूसरी संख्या ज्ञात करें, मतलब ये नंबर आपको फाइंड करने बोला, खोजने। तो यहाँ पर इसको x मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, फिर किसके बराबर है, तो अब देखिए एलसीएम भी आपको दे दिया कितना 48 है, तो 48 लिख लीजिए। और एचसीएफ क्या दे दिया महत्तम, तो ये आपका 8 दे दिया है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपसे यही तो पूछा है। तो 24 आपका यहाँ से कट जाएगा 2 बार में। ठीक है,
तो ये आप देख लीजिए, ये नीचे आके भी कट सकता है या फिर आप यहाँ से भी काट सकते हैं। तो आपका हो गया क्या, तो 2 हो गया, तो 2 गुना 8 क्या होगा 16, जो कि मेरा आंसर क्या बन जाएगा यानी 16। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, एक संख्या के 80% के 75% के 66.67 का 25% 357 है, उस संख्या का 40% ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आपसे पूछा जाएगा, सिंप्लीफिकेशन के ही अंदर आता है, यानी आपका सरलीकरण के अंदर आता है ये भी क्वेश्चन। तो यहाँ पास आप अगर इस तरीका से करेंगे, जिस तरीका से मैं आपको बताऊंगा, तो उससे अगर आप तरीका से करेंगे तो फ्रेंड्स आपसे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाने वाला है। ठीक है, किस तरीका से मैं बात कर रहा हूँ, ये सभी का आपको फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम होने चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूँ, अगर आपसे बोला जाता है कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं 1/2 होता है। 25 का मैं बोलूँ तो क्या बोलूँगा, 1/4 होता है। ठीक है, उसी तरीका से ये सारे को हम लोग लिख लेंगे उसी तरीका से। ठीक है, तब जाके आपका कैलकुलेशन आसान पड़ने वाला है। ठीक है, वरना अगर आप करेंगे अब एक्स मान के फिर 80 ऐसे भाग दे के करेंगे तो फिर आपका बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो उसको हम लोग उस तरीका से करेंगे जिससे आपका कैलकुलेशन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पास क्या है, तो मान लीजिए कोई एक्स है, उसका क्या बोला 80%, मतलब क्या 4/5, यही होता है आपका 80%। फिर क्या बोला 75, तो 75 को कैसे लिखते हैं हम लोग, 3/4 लिखते हैं, गुना 66.67। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये पहले है कितना परसेंट, तो ये है आपका 200/3% है। ठीक है, यानी ये 66/2/3, ये इतना परसेंट है आपको दे दिया, क्योंकि 0.67 का वैल्यू क्या होता है 2/3 होता है। तो ये इतना परसेंट है। जब इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो इसको 2/3 लिख लोगे। क्लियर है। अब 25 को कैसे लिखोगे, तो 1/4, तो यही तो आपको दे दिया कितना, तो 357 के बराबर है। अब यहाँ आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए कितना जल्दी कट जाएगा आपका, 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, और 2 से 4 आपका कट गया 2 बार में। तो देखिए कितना आ गया 5 2 10, जो कि मेरा यहाँ चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा वो नंबर, मेरे को पता चल गया आसानी से क्या है वो आपका नंबर, तो 357 गुना 10 था, यानी आपका 0 यहाँ लगा दीजिए। तो बस ये नंबर आ गया। अब उससे आपको क्या पूछा है, 40% निकाल लीजिए। तो 40% क्या होता है, तो ये आपका 2/5 होता है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ आपका 7 हो जाएगा, यहाँ आपका 14 हो जा रहा है। तो अब गुना कर लीजिए, 714 गुना 2, तो 1428, जो कि मेरा आंसर ही बनता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि इस तरीके से करेंगे तो आपका बहुत जल्दी से जल्द आपका सॉल्व होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला है आपसे, एक एडवांस मैथ से क्वेश्चन है, और आप लोगों को पता है एडवांस मैथ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ एडवांस मैथ सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला सब आने चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को सारा फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोला गया, समझते हैं। 27√3 विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनप बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनप की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनप की चौड़ाई 13.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। बोला जा रहा है कि कोई आपका घन है, ठीक है, कोई आपका घन है, तो घन हम लोग जानते हैं क्यूब इस टाइप का होता है। इसको पिघला के क्या बनाया जा रहा है, तो इसको पिघला के आपका ये आपका घनप बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग जानते हैं इसका जो पूरा वॉल्यूम होगा, ठीक है, जो इसका पूरा वॉल्यूम होगा वो तो एक दूसरे का बराबर ही होगा, क्योंकि पिघला कर तो यही बनाया जा रहा है ना, तो दोनों का वॉल्यूम तो बराबर होगा। तो ठीक है, बस वॉल्यूम को बराबर कर लीजिए दोनों जगह। तो देखिए क्या बोल दिया था शुरू में, 27√3 विकर्ण वाले घन। तो देखिए 27√3 विकर्ण, तो विकर्ण आपका घन का विकर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो आपका √3a, जो कि क्या है मेरा, तो ये आपका 27√3 है। तो यहाँ से √3 कट जाएगा, तो मेरा क्या आ गया a का वैल्यू, यानी जो मेरा जो भुजा आ गया क्या आ गया, तो मेरा भुजा आ गया 27। अब क्या, अब देखिए 27 आ चुका है। अब मेरा ये अपना घन का पूरा वॉल्यूम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आपका होता है a क्यूब होता है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा a क्यूब का, तो ये आपका 729 गुना 27 हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए, अब ये किसके बराबर होगा, तो ये वाला का घनप का बराबर होगा पूरा वॉल्यूम का। तो घनप का वॉल्यूम क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं लंबाई आपका चौड़ाई गुना ऊंचाई। और आपसे पूछा क्या, ऊंचाई। ठीक है, अब क्या बोला था, एक चीज और देखिए यहाँ पास, यदि घनप की लंबाई यानी घनप का लंबाई घन का भुजा के बराबर है, तो यानी इसका लंबाई कितना होगा, तो आपका उसका भुजा का बराबर है, भुजा कितना आया था 27 आया था, तो 27 हो गया, गुना चौड़ाई मेरे को दे दिया है 13.5, तो 13.5। और आपको पूछा क्या था, ऊंचाई ही आपसे पूछा गया था। यहाँ देखिए उसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो बस आप उसका ऊंचाई निकाल लीजिए। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आया होगा, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसके लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका देखिए फिर से एडवांस मैथ से, मैं आपको एडवांस मैथ के बारे में बता चुका हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे,
वृत्त की त्रिज्या 20 गुना करने पर इसकी परिधि पूर्व की परिधि से कितना गुना बढ़ जाएगी। तो देखिए समझिए पहले क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। सिंपल सा बोला जा रहा है कि कोई आपका एक वृत्त है, ठीक है, जिसका त्रिज्या को बोलता है 20 गुना जब बढ़ा देंगे तब उसका परिधि पहले के परिधि से कितना गुना बढ़ जाएगा, मतलब पेरीमीटर कितना बढ़ जाएगा पहले से। तो समझिए आराम से बना लेंगे। तो हम पहले मान लेते हैं, पहले उसका परिधि मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, पहले उसका जो त्रिज्या था वो आपका 1 मान लेते हैं, ठीक है, 1 ही मान लेते हैं। तो मेरा परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का, तो आपका होता है 2πr, ठीक है। अभी मैंने क्या मान लिया था, त्रिज्या को मैंने 1 मान लिया था सिर्फ। तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 2π और 1, तो यानी क्या हो जाएगा मेरा, तो ये मेरा आ जाएगा 2π ही आ जाएगा, ठीक है। मेरा पहले का क्या आ गया, तो 2π आया है आपका परिधि पहला वृत्त का। अब क्या बोला था, त्रिज्या को जब 20 गुना हम बढ़ा देंगे, 20 गुना कर देंगे तब परिधि क्या होगा, पहले के परिधि के अनुसार। तो मेरा अब हम क्या कर दिए, हम 1 माने थे आपका त्रिज्या को, अब हमको क्या मानना पड़ेगा, 20 गुना मानना पड़ेगा, तो यानी 20 ही मानना पड़ेगा। तो अब मेरा क्या हो जाएगा परिधि, तो देख लीजिए, तो मेरा परिधि का फॉर्मूला 2π और r क्या था, यही त्रिज्या, तो त्रिज्या मैंने कितना मानना पड़ेगा, तो 20 मानना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 20 2 40, तो मेरा क्या आ गया अब की बार का जो परिधि, तो आपका परिधि हुआ 40π हुआ है। तो अब यही तो पूछा था आपका, इसकी परिधि पूर्व के परिधि से कितना गुना बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ आपका 2π था, अभी आपका 40π हो गया, तो बताइए कितना गुना बढ़ा, तो आपको दिख रहा होगा, तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको 20 गुना बढ़ गया, जो कि यह मेरा आंसर भी बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ आया होगा, बस आपको फॉर्मूला आपको आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए मैंने अभी आपको बताया नंबर सिस्टम से आपको इस टाइप्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला आपसे, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो देखिए 12 से कौन सा नंबर आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए इसका कोई तो फॉर्मूला होता नहीं है, इसमें बेसिकली वो करना क्या होता है कि आपको ऑप्शन डायरेक्ट उठाना होता है, और आप ऑप्शन से ही डायरेक्ट आप देखिए, अगर आप 12 से आपको 12 का तो पहाड़ा आपको आता ही रहेगा। तो देखिए 12 का पहाड़ा अगर आप जानते रहेंगे तो 12 से पहले आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, अगर आपका पूरा पूर्ण रूप से अगर भी आपका विभाजित हो जाता है तो समझ जाएगा यही आंसर है। अगर आपका ये विभाजित नहीं होगा तो फिर आप इसको चेक कीजिएगा, अगर ये नहीं हुआ तो इसको चेक कीजिएगा, जब ये आपका नहीं हुआ तो समझ जाइएगा फिर आपका यही होगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका किस्मत पे, अगर आपने पहले से ये नंबर उठा लिया, अगर ये विभाजित हो गया तो अच्छा बात है, अगर ये विभाजित नहीं हुआ तो फिर आपको चेक करने में थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, अगर सपोज दैट यहाँ पास अगर 12 अगर आपका नहीं रहता, अगर कोई बड़ा नंबर रहता जिसका आप पहाड़ा नहीं जान रहे, जैसे आपको 38 दे दिया, तो 38 दे दिया, तब उस समय आप क्या करेंगे, तो इसको जानते हैं 38 को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 19 गुना 2 से लिख सकते हैं। तो फिर आप चेक कर लीजिएगा वो जो नंबर रहेगा, पहले आप देख लीजिएगा 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, फिर 19 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, अगर दोनों से कट जाएगा तो फिर वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं। यहाँ तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 12 का पहाड़ा पता होगा, तो आप 12 का पहाड़ा से जल्दी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूँ चक्रवृद्धि ब्याज से आपको, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास आपको देखिए क्या बोला गया है, एक टाइप का ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक आपका पूछा रहेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर से आपको क्वेश्चन रहेगा, एक आपका इस टाइप से रहेगा, एक आपका साधारण ब्याज का रहेगा। ठीक है, मैंने आपको सारा तरीका का करा चुका हूँ क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपका, यदि मूलधन रुपये 12,000 है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज का दर कुल राशि ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल है क्वेश्चन, क्या बोला है, 12,000 रुपया है, आपको 3 साल बाद कितना पैसा हो जाएगा पूरा, तो 10% प्रति वर्ष का आपका ब्याज दर लग रहा है। तो सिंपल है, आपको पूरा कुल राशि का बात किया गया है, तो कितना होगा पहला साल, तो 110% होगा। अब दूसरा साल क्या होगा, तो दूसरा साल फिर से आपका 110% ही लगेगा पूरे ब्याज में, क्योंकि पता है आप साधारण ब्याज में आपका सिर्फ ब्याज लगता है आपका वो पूरा मूलधन में, मगर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है आपका ब्याज का भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो यहाँ फिर 110/100, फिर यहाँ से क्या होगा, फिर से एक तीसरा साल के लिए भी 110/100। तो अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, 0 0 तो ऐसे ही आपको दिख रहा है, इसको सॉल्व कर लिए 3 4 1 2 3 4, फिर 1 2 1 2, तो बस हो गया। अब इसको आप गुना कर लीजिए, 11 करें 121, बस 121 को गुना कर लीजिए 12 से, तो यही मेरा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे, 35 मीटर सेकंड की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन को एक सिग्नल पार करने में केवल 11 सेकंड लगते हैं।
ट्रेन की लंबाई पता लगाए। तो आपको पता है ट्रेन से क्वेश्चन आ रहा है और मैं आपको ट्रेन का सारा क्वेश्चन करा दिया हूँ। आपको दो ही टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, या तो आपको ट्रेन खुद एक आपका सिग्नल पार कर रहा है जिसमें आपको पूछेगा ट्रेन का आपका लंबाई बताए, या तो फिर बोल देगा सिग्नल को पार कर रहा है और फिर आपका वही एक बार पुल को पार कर रहा है। तो यही दो टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ सिंपल है, इसमें आपको क्या करना है, आपको ट्रेन का आपको पूछा ट्रेन का लंबाई, तो क्या होता है स्पीड इक्वल टू तो डिस्टेंस बाई टाइम, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा तो वही मेरा ट्रेन का लंबाई होगा। तो यहाँ पर स्पीड मेरा क्या दे दिया तो 35 मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो यहाँ 35 हो जाएगा स्पीड का जगह। और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ थोड़ा देर के लिए ट्रेन का ही टी, और यहाँ जो टाइम है कितना देते तो 11, तो बस यहाँ से गुना कर लीजिए 11 गुना 35, जो कि मेरा यही ट्रेन का मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ करेंगे गुना क्या हो जाएगा तो 5 8 3, तो 385 मीटर ये आपका ट्रेन का लंबाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गया होगा और ये सिंपल सा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपसे हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को अब तक तो पता चल गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना होता है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। क्या बोला है आपको, x इक्वल टू 0.2433 का भिन्न ज्ञात करें। तो देखिए इसमें मैं आपको क्या बताया था, x ये आपका क्या है 2433, यही आपका नंबर है जो रिपीट कर रहा है। जो नंबर रिपीट कर रहा है ध्यान से दीजिएगा, जो नंबर रिपीट कर रहा है ये आपका 3 है सिर्फ। तो क्या करना होता है इसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर रहता है जो नीचे साइड में क्या करना है आपको, जो भी नंबर आपका रिपीट कर रहा था, तो कितने अक्षर वाला नंबर आपका रिपीट कर रहा था, तो सिर्फ आपका 3 ही रिपीट कर रहा था, यानी सिर्फ एक डिजिट वाला नंबर आपका रिपीट कर रहा था। तो यहाँ पे क्या कीजिए तो 9 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए। अब देखिए कौन सा रिपीट नहीं कर रहा था, तो 2 और 4 रिपीट नहीं कर रहा था, मतलब कितना अक्षर हो गया 2 अक्षर हो गया, तो 2 जीरो लगा दीजिए। हो गया, क्लियर है। अब न्यूमरेटर में क्या कर दीजिए, ये 243 है, यही है ना नंबर, 243 में क्या कीजिए घटा दीजिए, कितना 24 घटा दीजिए। 24 क्यों घटाएंगे, क्योंकि आपका 24 ये जो नंबर है 24 ये आपका रिपीट नहीं कर रहा है, तो बस इसको घटा लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका 3 से 4 मतलब 13 से 4 जाएगा 9, 3 से 2 जाएगा 1 और आपका 2, तो क्या जाएगा 219। तो यहाँ आप लिख दीजिए 219। तो अब देख लीजिए मेरा आंसर कौन सा है, तो 219/900, तो ये वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। और इसी तरीके से जिस तरीका से भी रहे, तो बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो रिपीट होता है उसको यहाँ पर उसके हिसाब से 9 लिखना होता है। ठीक है, जो रिपीट नहीं होगा उतना 0 लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और मैं फिर से बोल रहा हूँ प्रैक्टिस उसी टाइप का क्वेश्चन का कीजिए जो आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो आप एग्जाम में आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आपका पेपर लेंदी लगेगा, आपको हार्ड भी लगेगा, तो फ्रेंड्स आपका फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुछ समझ रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको आज का वीडियो पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और यदि आप हमारे चैनल पहली दफा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।